चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग अब तक जो बात किया उसको एक क्विक रिकैप करते हैं शेयर वाला पार्ट का, और फिर राइट इशू करके एक लंबा चौड़ा सम्स करते हैं। हम लोग अब तक क्या सीखे शेयर्स वाला पार्ट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स वाला पार्ट में कैसे बनेगा। हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज सीखे, अगर कोई डिविडेंड मिलता है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, और हम लोग ये भी पढ़े अगर कोई कंपनी बोनस शेयर बांटता है तब उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट बात पढ़े, बोनस शेयर और डिविडेंड का कहानी। ये देखो हम पहले डिविडेंड वाला चीज स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हुए एक क्विक रिकैप दे देते हैं। ये देखो तुम लोग दोनों को ठीक से याद होगा, जेनी और पवित्रो। सुदीप्तो तुम एक चीज गौर से देखो, फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट। हाँ। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बात क्या है वो खाली एक लाइन में सुन लो, हम कंसेप्ट समझा देता है, बाकी तुम उस वीडियो को देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कंसेप्ट ये है सुदीप्तो कि डिविडेंड तो नॉर्मली एक इन्वेस्टर के लिए नॉर्मल इनकम होता है। हाँ। लेकिन कंपनी लास्ट ईयर में काम करता है, उसका कैलकुलेट करता है प्रॉफिट इस साल और डिविडेंड बांटता है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक काम किया। हाँ। अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में सारा कैलकुलेशन कर लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ऑडिट कर लिया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पता चल गया लास्ट ईयर का। हाँ। अब कंपनी डिविडेंड बांट देते हैं, अगर अच्छा प्रॉफिट हो तो कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड बांट देता है। अब प्रॉब्लम सुदीप्तो यहाँ पर यही है कि कुछ शेयर तुम लास्ट ईयर से होल्ड करते हुए आ रहे, उस पर तो तुमको डिविडेंड मिलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ शेयर तुम इस साल खरीदा। हाँ। से फॉर एग्जांपल जून जुलाई में इस साल में तुम शेयर खरीदा। अब जब कंपनी सितंबर में डिविडेंड बांट रहा है तब तो कंपनी उस आदमी को डिविडेंड देगा जिसके हाथ में शेयर है। हाँ, उसको तो देगा, तो तुमको भी मिल गया। हाँ। डिवेंचर में सुदीप्तो एक आराम था कि तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पिछला आदमी तुमसे वसूल कर लेता था कम इंटरेस्ट बोल के। लेकिन शेयर में तो वैसा भी नहीं हो सकता, कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगा तो पहले से किसी को नहीं पता। नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हुआ तो डिविडेंड हाई, प्रॉफिट लो हुआ तो डिविडेंड लो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं। हाँ। इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिविडेंड तुम्हारी जेब में गया। हाँ। उन शेयर पे भी जो तुम इस साल खरीदे हो, यानी उस साल का प्रॉफिट का हिस्सा तुमको मिल रहा है जिस साल तुम शेयर होल्डर ही नहीं थे। तो वो डिविडेंड को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस सम में जो सम नंबर 16 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका वीडियो में पिछला वीडियो में समझा रखा, बस एक लाइन में समझा दे रहा है इसका सॉल्यूशन। तुमको टोटल 37,500 डिविडेंड मिला है, उसमें से 30,000 डिविडेंड तुमको पुराने शेयर होल्डिंग पे मिले। हाँ। जो कि एक्चुअली तुमको मिलना भी चाहिए था। हाँ। तो वो तुम डिविडेंड कॉलम में नॉर्मल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करके लिखे। लेकिन तुमको 7,500 का डिविडेंड इस साल के शेयर परचेज पे मिला है, लेकिन वो पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर है। हाँ। तो वो डिविडेंड तुम्हारे कॉस्ट को कम कर देगा। फोकट में कुछ भी मिले, फ्री में कुछ भी मिले, वो मेरे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम कर देता है, कॉस्ट को कम कर देता है। अच्छा, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया, तुमको भी दे देता है। तुम अगर कहीं से मान लो 4 पेन खरीदे 5-5 रुपया वाला, तो तुम क्या बोलोगे, टोटल मान लो 20 रुपया देके 4 पेन खरीदे, तो तुम क्या बोलोगे, एक पेन का 5 रुपया पड़ा हमको। और अगर दुकानदार एक पेन फ्री दे दे तो अब तुम क्या बोलोगे, अरे ले तो ले गई तो ले लेगा, ले तो ले गई। लेकिन तुम अब बोलेगा एक पेन का कॉस्ट कितना पड़ा, 4 रुपया। तो तुम अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया। तुम बोलोगे 20 रुपए में हमको 5 पेन मिल गया। तो फ्री में कुछ भी मिले वो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर यही किया, देखो 7,500 हम कॉस्ट कॉलम में लिखा, जबकि 30,000 डिविडेंड हम डिविडेंड कॉलम में नॉर्मल पीएल की प्रॉफिट की तरह लिखा। ठीक है। हाँ, ये बात यहाँ पे समझने लायक था, और यही बात तुमको बोनस शेयर में भी समझने लायक है कि अगर फोकट में शेयर मिले तो उसको भी तू बोनस शेयर बोल के देखो, लिखा है नॉमिनल वैल्यू में 50,000। हाँ, दिख रहा है। लेकिन कॉस्ट कॉलम में देखो डैश लिखा है, मतलब कोई अमाउंट नहीं है।
यानी मेरे को कॉस्ट कुछ नहीं पड़ा उनसे बोनस शेयर का, लेकिन मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया। तो देखो एक बात देखो, अगर ये सम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टू बैलेंस बीडी 2 लाख, कॉस्ट 3,20,000, हाँ टू बैंक 50,000, कॉस्ट 70,000। हाँ यानी तुम अब तक बोल रहा था तुम 2,000 प्लस 500 2,500 शेयर खरीदा है, तुमको 3,90,000 कॉस्ट पड़ा है। लेकिन जैसे ही 5,000 शेयर फोकट में मिल गया, अब तुम बोलेगा 3,90,000 हमको 30,000 शेयर का पड़ा। ठीक है, तो यही बात हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके थे जो तुम मिस किए। अब आते हैं राइट इशू के ऊपर। ये पवित्रो संडे को ये क्लास कर चुका था ऑफलाइन में, कोई नहीं, हम पूरा ढंग से रिपीट करेंगे क्योंकि जेनी के लिए भी नया टॉपिक है और तुम्हारे लिए भी नया टॉपिक है। राइट इशू होता क्या है? जेनी एंड सुदीप, तो आप लोगों में से कोई बोल सकते हैं राइट इशू क्या होता है? हाँ बोलो। कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करता है। वेरी गुड। कंपनी नया शेयर बेचने उतरा, कंपनी ऑलरेडी 20,000, मान लो मार्केट में 2 लाख शेयर बेच के बैठा है, कंपनी ऑलरेडी मार्केट में 2 लाख शेयर बेच के रखा है, कंपनी और 50,000 शेयर बेचना चाहता है, तो कंपनी पहला ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगा। अब इसीलिए इसको राइट इशू भी बोलते हैं। कंपनी राइट दे रहा है नए इशू के ऊपर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि पहला मौका आपको है, आप लोग खरीद लो। अगर आप लोग नहीं खरीदते हो तब फिर ये शेयर हम आउटसाइडर को मतलब ऑफर करेंगे। यही है राइट इशू। तो राइट इशू का मतलब क्लियर है जेनी एंड सुदीप? तो सुदीप तो क्लियर था, जेनी क्लियर है? हाँ सर। तो अब देखो ये जो तुमको शेयर ऑफर किया, तुम इस ऑफर का क्या कर सकते हो? 3 काम कर सकते हो। या तो ऑफर को एक्सेप्ट करके शेयर ले लो, या ऑफर को रिजेक्ट कर दो, या यस तीसरा तरीका होता है रिनाउंसमेंट ऑफ द ऑफर। ये रिनाउंसमेंट क्या होता है? पब्लिक ये तुम जो शेयर होल्डर हो, लेट्स से पवित्रो, जेनी एंड सुदीप्तो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। पवित्रो, जेनी एंड सुदीप्तो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। सुदीप्तो शेयर एक्सेप्ट कर लिया, पवित्रो रिजेक्ट कर दिया, और जेनी को लग रहा है कि हम लेना तो नहीं चाहते शेयर, लेकिन यहां पे कमाई का मौका भी है, वो भी नहीं छोड़ना चाहते। जेनी क्या की, अपने किसी नोन पर्सन को ये राइट बेच दी, ये राइट उसको ऑफर कर दी। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। 10 रुपया फेस वैल्यू वाला शेयर है, जेनी को 200 शेयर ऑफर हुआ, 13 रुपया पर शेयर करके कंपनी प्रीमियम पे जेनी को शेयर ऑफर किया। उस शेयर का मार्केट वैल्यू 16 रुपया चल रहा है, मार्केट वैल्यू 16 रुपया चल रहा है, जेनी को 13 रुपया में शेयर ऑफर हुआ। लेकिन जेनी को लग रहा है जब तक शेयर अकाउंट में आएगा तब तक वैल्यू गिर जाएगा, मार्केट प्राइस गिर जाएगा, तो हमको शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। जेनी क्या की, ये शेयर मेरे को ऑफर कर दी। जेनी मेरे को बोल रही है ये राइट आप खरीद लो, 13 रुपया में ये शेयर आप ले लो, लेकिन आप हमको 1 रुपया पर शेयर दोगी। तो हम जेनी को 200 रुपया दे देगा, 200 इंटू 1 रुपया करके, कंपनी को 200 इंटू 13 रुपया करके दे देगा, मेरे को यानी 14 रुपया का शेयर पड़ा। जेनी को फायदा ये हो गया, विदाउट शेयर खरीदे 1 रुपया का प्रॉफिट कमा ली वो, और कंपनी को तो वैसे भी 13 रुपये मिलता, चाहे जेनी से मिले चाहे नीरज से मिले, कंपनी को तो 13 रुपया ही मिलता, 13 रुपया ही मिला। जेनी को 1 रुपया का फायदा हो गया बिना कुछ किए, क्योंकि जेनी हमको 14 रुपया में ये राइट बेच दी। मेरे को फायदा हुआ 16 रुपया मार्केट प्राइस वाला चीज हमको 14 रुपये में मिल गया, और मेरा एक्सपेक्टेशन है ये प्राइस और ऊपर जाएगा। जेनी को लग रहा था ये प्राइस गिर जाएगा, इसलिए जेनी राइट लेना नहीं चाहती। मेरे को लग रहा है शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए मैं राइट ले लिया। इसको बोलते हैं रिनाउंस करना, राइट का रिनाउंसमेंट। क्लियर है ये? तो अब एक सम करते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर होगा। 2-3 सम करेंगे फटाफट। 1 अप्रैल 2011 एक्स लिमिटेड हैज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, परचेज एज 12 रुपीज ईच। एक्स लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर है, 12 रुपये एक शेयर का परचेज प्राइस है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। ऑन 1 जनवरी 2012 एबीसी लिमिटेड ऑफर 2 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 के बदले 2 राइट शेयर ऑफर किया एबीसी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर।
यानी कंपनी 13 रुपये में शेयर बेचना चाहता है। एक्स लिमिटेड हाउएवर सोल्ड दिस राइट एंड टाइटल इन द मार्केट एट 2 रुपीज पर शेयर। एक्स इस शेयर को खरीदा नहीं, वो 2 रुपया में इस राइट को आगे बेच दिया। मतलब जो सामने वाला होगा उसको 15 रुपया पड़ा, वो लेने को तैयार है। ऑन 1 फरवरी 2012 इमीडिएटली आफ्टर द शेयर बिकम एक्स राइट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फेल टू 11.5। देखो एक्स लिमिटेड का फायदा ही हुआ, मार्केट प्राइस गिर गया उसके बाद शेयर का। खैर ठीक है, वो तो राइट बेच चुका आगे। अब आता है इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात। सब प्राइस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्राइस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये जो राइट का रिनाउंसमेंट का जो फायदा एक्स लिमिटेड उठाया वो कहीं पर भी इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ये जो राइट के रिनाउंसमेंट का फायदा एक्स लिमिटेड को हुआ, एक्स लिमिटेड क्या किया है, उसको कितना शेयर ऑफर हुआ, 5 के बदले 2। उसके पास ऑलरेडी कितना शेयर है, 10,000 शेयर। तो उसको यानी कितना शेयर खरीदने का ऑफर हुआ राइट शेयर में, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, कितना आएगा 400। हाँ 4,000 शेयर एक्स लिमिटेड को ऑफर हुआ। वो क्या किया, उसको 2 रुपया करके आगे बेच दिया, 2 रुपया पर शेयर करके उसको आगे बेच दिया। तो 8,000 रुपया कमा लिया। वो 8,000 इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगा, इस एक लेजर में, इस अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, वो अलग से पीएल में जाएगा। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपना पीएल भी बनाएगा, उसमें अदर इनकम बोल के एक हेड होगा, उस अदर इनकम में उसका ये चला जाएगा 8,000 रुपया। तो सर इससे फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अगर पूरा राइट अनाउंस कर देते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ अगर तुम राइट खरीद लेते, राइट एक्सेप्ट कर लेते, तब उसका इफेक्ट आता। उसका अगले सब में बात करेंगे अभी। तो इस सब में क्या होगा, पहले 1 अप्रैल को 2 बैलेंस बीडी लिखा, 10,000 नंबर ऑफ शेयर, 12 रुपये इस शेयर करके खरीदा हुआ है, 1,20,000 लिख दिया। क्रेडिट साइड में फिर भाई बैलेंस सीडी कर दिया, 10,000, मार्केट प्राइस कितना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर लोअर का रूल है ना, ईयर एंड में जाके क्लोजिंग वैल्यू को डिटरमाइन करने का, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना हो गया, 11.5 रुपया पर शेयर। तो 10,000 इंटू 11.5, 1,15,000 कॉस्ट कॉलम में लिख दिया। बाकी बाई पीएल लिख के 5,000। यहाँ बुक में गलती है, बाई बैंक लिखा है, बाई बैंक नहीं होगा, तुमको कहीं से 5,000 रुपया मिला नहीं है। बाई पीएल लिख के 5,000 का लॉस। 1,20,000 के आइटम का दाम 1,15,000 हो गया, तो 5,000 बाई पीएल कॉस्ट में लिख के कॉस्ट को कम कर दिए, लॉस दिखा दिए। अगर यही वैल्यू बढ़ जाता तो क्या करते, अगर यही मार्केट वैल्यू बढ़ जाता तो क्या करते, तो प्रॉफिट हो जाता। किधर लिखते, डेबिट पे लिख देते। पवित्रो 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 नहीं है क्या, लेफ्ट हो गया क्या? नहीं है, वो है तो यही। उसका शायद कुछ माइक में नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा अभी तुम लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारे हो। क्या से? अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है इन शेयर का, कुछ नहीं करते, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर लोअर पे लिखते हैं ना क्लोजिंग वैल्यू को। हाँ। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी भी 10,000 और 1,20,000, 10,000 नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट में 1,20,000 ही होता। समझे मेरा बात? हाँ समझ गए। यस सर। मिस्टेक कहाँ हुआ, पकड़ में आया? मार्केट प्राइस और कॉस्ट Yes, प्राइस sir. विचेवर लोअर पे, बढ़ने से कुछ भी नहीं होता। हाँ एकदम, तब तुम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना उसको। हाँ तब तुम्हारा मान लो एक बार के लिए बोलते हैं 13 रुपया मार्केट प्राइस हो जाता, तो 12 और 13 विचेवर इज लोअर, 12 ही पकड़। 12 ही पकड़ते, तो 12 से 1,20,000 ही लिखते। तो 2 बैलेंस बीडी भी 1,20,000, बाई बैलेंस सीडी भी 1,20,000, अपने आप बंद हो जाता मैच हो। प्रॉफिट पड़े शेयर में नहीं हो सकता। अगर इसको बेच दिए होते बेटा,
तो प्रॉफिट अगर होता तो 2PL लिखते और लॉस होता तो बाई PL लिखते। पवित्र वॉइस नहीं आ रहा है बोल रहा है। मेरा वो उसका नेटवर्क इशू ही हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पहले भी बोला आपका वीडियो लेट आ रहा है। नहीं पवित्र, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है हम लोगों को। उसका तो माइक भी म्यूट ही शो कर रहा है। नहीं, बहुत बार होता है, माइक अगर ऑन भी करे तो नहीं होता। वो नेटवर्क इशू है उसका। उसको वहां पे बोलो कि एक बार लॉग आउट होके लॉग इन करेगा। मेरा वॉइस उसको नहीं जा रहा है। आप लोग में से कोई एक दिन बोलो कि लॉग आउट होके लॉग इन हम करो। लोग का जा रहा है, अभी वो मैसेज किया लेफ्ट था कर भी दिया। कि म्यूट नहीं। अच्छा तब ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था जो दिमाग में रहना चाहिए एग्जाम में। हाँ अभी आ रहा है वॉइस पवित्र। हाँ, अरे पूरा आपका वीडियो भी तो चल। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बात था जो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं एक और बड़े सम पे, जहां पे राइट को तुम रिनाउंस नहीं कर रहे पूरी तरीके से, तुम राइट को खरीद भी रहे हो। तब कैसे शेयर का प्राइसिंग होगा, और ये अच्छा सम्स है। देखो ऑन 1/4/2011, देखो हम इंपॉर्टेंट भी लिखा है इस सम के साइड में। ऑन 1/4/2011 सुंदर हैज 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपीज पर शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर है, 15 रुपया में खरीदा हुआ, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। 20 जून 2011 ही परचेज अनदर 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एट 16 रुपीज पर शेयर। 20 जून को वो और 5,000 शेयर खरीद लिया 16 रुपया पर शेयर करके। एक सेकंड, हाँ। तो 20 जून को वो और 5,000 शेयर खरीद लिया 16 रुपया पर शेयर करके। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड द बोनस एंड राइट इशू। देखो ये सम एक मास्टर सम्स की तरह है, जहां बोनस और राइट इशू दोनों आ गया। नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दीज इश्यूज। पवित्र ये लाइन तुम्हारे बुक में मिसिंग था। मिसिंग था, हाँ, ये लिख लेना वो। नया वाला बुक में ये छपने में मिस्टेक हुआ, कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये बोनस शेयर जो उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट इशू और बोनस शेयर पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड तुमको तुम्हारे परचेज शेयर पे ही मिलेगा केवल। द टर्म ऑफ द इशू, ये क्वेश्चन बोला, अगर ये क्वेश्चन नहीं बोलता तो राइट इशू और बोनस इशू पे भी डिविडेंड मिल जाता। यहां पे अब आगे क्या बोला, बोनस दिया है 1:6 का रेशियो में, 1:6। इसका मतलब 6 के बदले में 1 शेयर, 1 के बदले में 1। हाँ। तो तुम्हारे पास पहले से 25,000 शेयर था प्लस 5,000 और खरीदे, तुम्हारे पास 30,000 शेयर है। तो 6 के बदले में 1, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाई 6 × 1, तुमको 5,000 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। कब? 16 अगस्त को। डेट को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। 31 अगस्त को कंपनी राइट इशू भी डिक्लेयर किया, 3 के बदले में 7, सॉरी 7 के बदले में 3, 7 के बदले में 3, 3:7 का रेशियो, 7 के बदले में 3। तुम्हारे पास 31 अगस्त जिस दिन कंपनी राइट इशू दे रहा है, उस दिन तुम्हारे पास कितना नंबर ऑफ शेयर है? 25 पहले से है, 25 पहले से है, 5 तुम और खरीदे 30, 30,000 और 5 तुमको बोनस भी मिला 35। यस, क्योंकि बोनस 16 अगस्त को दे दिया था कंपनी और 31 अगस्त को राइट इशू निकाला है। तो तुम्हारे पास 35,000 शेयर है 31 अगस्त के दिन। तो तुमको 7 के बदले में 3, मतलब 35,000 डिवाइडेड बाई 7 × 3, 10,000, 15,000, सॉरी 15,000 शेयर का तुमको राइट खरीदने का मौका मिल रहा है। तो ये अब तक का समअप है। 25,000 शेयर तुम्हारे पास ओपनिंग का पड़ा है, 15 रुपया पर शेयर करके खरीदा हुआ। 5,000 शेयर तुम और खरीदे 16 रुपया पर शेयर करके 20 जून को। 16 अगस्त को तुमको 6 के बदले में एक बोनस शेयर मिला, मतलब 5,000 शेयर फोकट का मिला। और 31 अगस्त को तुमको फिर 15,000 शेयर खरीदने का हक मिला। अब तुम पूरा 15,000 खरीदे कि नहीं खरीदे वो सब में आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर द राइट इन फुल और इन पार्ट, मतलब शेयर होल्डर राइट को रिनाउंस भी कर सकता है, कंपनी ये परमिशन दी है। सुंदर सोल्ड 33 1/3%, मतलब 1/3, 33.333333 मतलब
1/3, 1/3 of his entitlement to Shekhar for a consideration of 2 rupees per share. वो पूरा 15,000 राइट को रिनाउंस नहीं किया, न पूरा 15,000 राइट इशू खरीदा। वो 15,000 का 1/3 मतलब 5,000 शेयर को रिनाउंस कर दिया। 5,000 शेयर को 2 रुपया में शेखर को बेच दिया और बाकी 10,000 शेयर का राइट को खुद खरीद लिया। यहां तक क्लियर है सब एकदम? हाँ सर। यस सर। आगे बोल रहा है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया 31/3/2011 को 20%, जो कि सुंदर को मिला। ये 31 अक्टूबर को डिक्लेयर किया। 31/3/11 के प्रॉफिट के ऊपर 31 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया। अगला जो लाइन बोला है वो ट्रीटमेंट तुम भी जानते हो, ये लाइन बोलने का दरकार नहीं था क्वेश्चन को, कि जो 20 जून को तुम शेयर खरीदे हो उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो कॉस्ट को कम कर देगा। डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 28 जून 2011 आर टू बी एडजस्टेड अगेन द कॉस्ट ऑफ परचेज। ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, फोकट में कुछ भी मिले वो मेरे कॉस्ट को कम कर देता है। तो 20 जून को जो हम शेयर खरीदा था 5,000 शेयर, वो तो मेरा पिछला साल में खरीदा हुआ नहीं था और ये डिविडेंड पिछला साल के प्रॉफिट के ऊपर डिक्लेयर हुआ है, तो वो मेरे को फोकट का डिविडेंड मिलेगा, वो मेरा कॉस्ट को कम कर देगा। उसका भी बात करेंगे। 15 नवंबर को सुंदर 25,000 शेयर बेच दिया 5 रुपया प्रीमियम पे, मतलब 15 रुपया में। फेस वैल्यू 10 रुपया प्लस 5 रुपया प्रीमियम, तो सुंदर 25,000 शेयर 15 रुपया करके बेच दिया। शेयर का प्राइस कभी भी लिफो फीफो पे नहीं होता। तुम ये नहीं मानोगे पहला 25,000 बिका होगा, यहाँ पे एवरेज कंसेप्ट में प्राइस निकाला, एवरेज कंसेप्ट, तो उसका भी बात करेंगे अभी 5 मिनट के अंदर। तो ये है पूरा सम। तुमको बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट और पीएल अकाउंट बना के दिखाओ। देखो पीएल अकाउंट में पहला एक आइटम का बात कर लेते हैं खाली, बाद बाकी फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करते हैं। तुम जो राइट इशू तुमको मिला था 15,000 शेयर खरीदने का हक, उसमें से 10,000 तो तुम खरीदे, 5,000 का राइट तुम क्या किए, शेखर को बेच दिए। मान लो तुम सुंदर के लिए बुक्स बना रहे हो, तुम सुंदर का बुक्स बना रहे हो, तो तुम शेखर को 5,000 से 2 रुपया पर शेयर करके बेच दिए। तुमको 10,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ फोकट का, ये तुम पीएल में डाल दिए। देखो पीएल बनाया टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट 10,000। ये जो राइट को रिनाउंस करने का फायदा होता है वो तुम्हारा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लेना। राइट को रिनाउंस करने का फायदा पीएल में जाता है अलग से, वो तुम बाई पीएल बोल के 10,000 लिख दिया। बाद बाकी जो आइटम लिखा है ना पीएल में, डिविडेंड और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ शेयर, उसका बात बाद में करेंगे जब सम खत्म हो। अब सम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। 1 अप्रैल 2011 को तुम्हारे पास 25,000 शेयर था, तो तुम नंबर ऑफ शेयर में 25,000 लिखे। उस पर कोई डिविडेंड नहीं था एक बार के लिए, तुम डिविडेंड में डैश लिख दिए। और कॉस्ट तुमको कितना पड़ा, 25,000 इंटू 15 रुपया, 3,75,000। 25,000 इंटू 15 रुपया, 3,75,000 तुमको कॉस्ट पड़ा। सम थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दिखाई दिया 25,000 इंटू 15, 3,75,000। टू बैलेंस बीडी। चलो ठीक है, झमेला खत्म। अगला डेट क्या आएगा सब में, 20 जून। जब तुम और 5,000 शेयर खरीदे तो तुम 20 जून को टू बैंक 5,000 इंटू 16 रुपया, 80,000 रुपया तुम लिख दिए कॉस्ट के कॉलम में। 80,000 रुपया तुम लिख दिए कॉस्ट के कॉलम में, 5,000 इंटू 16। अब आते हैं फिर अगला डेट क्या आएगा सब में, 16 अगस्त। उस दिन क्या हुआ सर, बोनस शेयर मिला। कितना मिला, 5,000 शेयर। तो देखो 16 अगस्त को टू बोनस इशू बोल के लिखे और केवल नंबर ऑफ शेयर के कॉलम में 5,000 लिखे, अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखे, क्योंकि बोनस शेयर हमको फोकट में मिलता है। तो वहां भी ब्लैंक रह गया, 5,000 रुपया नंबर 5,000 शेयर नंबर ऑफ शेयर के कॉलम में लिख दी। अगला डेट क्या आता है, 31 अगस्त। उस दिन क्या हुआ, सॉरी 30 सितंबर, क्योंकि 31 अगस्त को राइट इशू अनाउंस हुआ था और तुम इसका पेमेंट करके खरीद लिए 30 नवंबर को, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को तुम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 30 सितंबर है राइट इशू का, तो 30 सितंबर जाएगा। जिस दिन तुम पेमेंट किए उस दिन का एंट्री आएगा। 30 सितंबर को टू बैंक
तुम कितना राइट इशू लिए? पूरा 15 नहीं लिए, 5,000 का राइट तो तुम रिनाउंस कर दिए थे, तो तुम कितना का राइट लिए? 10,000 का। कितना रुपया करके प्राइस लिखा है रिनाउंस राइट का? 15 रुपया पर शेयर। तो 10,000 इंटू 15 1.5 लाख। तुम कॉस्ट के कॉलम में लिख दिया 1,50,000। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब आएगा मजा, क्योंकि अगला डेट क्या आ रहा है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर उस दिन क्या हुआ? डिविडेंड मिला। कितना? 20%। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तुम्हारे पास 31 अक्टूबर के दिन खरीदा हुआ शेयर कितना है? क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था कि बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम देते बोनस और राइट पे डिविडेंड। क्वेश्चन बोल दिया तो हम नहीं दे रहे। तो बोनस और राइट पे डिविडेंड अगर नहीं मिल रहा है तो बोनस और राइट के अलावा तुम्हारे पास कितना शेयर है? 25,000 पुराना, 5,000 तुम नया खरीदे थे 20 जून को। तो तुम्हारे पास टोटल 30,000 शेयर है खरीदा हुआ। उस 30,000 शेयर में 25,000 शेयर का जो डिविडेंड है वो तो तुम्हारे हक का पैसा है, क्योंकि ये शेयर तुम ओपनिंग डेट को हेल्ड कर रहे थे, मतलब पिछला साल का खरीदा हुआ है। तो प्रॉफिट भी पिछले साल का जिस पे कंपनी डिविडेंड बांट रहा है, और तुम्हारा शेयर भी पिछले साल पे ही खरीदा हुआ, तो तुम्हारा हक का पैसा है वो। तुमको एज ए शेयर होल्डर वो प्रॉफिट के रूप में मिलना ही चाहिए। तो 25,000 इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू, 2.5 लाख फेस वैल्यू का शेयर, उस पर 20% डिविडेंड, 50,000 डिविडेंड तुम्हारे हक का पैसा है। तो देखो 31 अक्टूबर को क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिख के 50,000 डिविडेंड के कॉलम में लिखा है। 31 अक्टूबर को बाई बैंक लिख के 50,000 रुपये डिविडेंड के कॉलम में लिखा है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब आते हैं वो 5,000 शेयर पे जो डिविडेंड मिला। 5,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, 5,000 इंटू 10 50,000, 50,000 इंटू 20%, 10,000 रुपया जो डिविडेंड मिला वो तुम्हारा कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इसीलिए देखो बाई बैंक लिख के कॉस्ट के कॉलम में 10,000 लिखे। फोकट का कुछ भी मिले वो मेरे कॉस्ट को कम कर देता है, चाहे वो बोनस हो चाहे वो डिविडेंड हो। ठीक है? हाँ सर। कोई पूछ सकता है सर वो राइट अनाउंसमेंट पे जो 10,000 रुपया मिला था वो भी तो फोकट का ही है, वो मेरे कॉस्ट को कम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो शेयर न तुम्हारे अकाउंट में घुसा न तुम्हारे अकाउंट से निकला, वो शेयर तो आया ही नहीं। तो जब शेयर आया ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे आ सकते? शेयर आएगा तो उसका प्रॉफिट नहीं आता, इसीलिए वो 10,000 जो प्रॉफिट है ना अनाउंसमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इफेक्ट नहीं कर रहा। कोई हमको पूछ सकता है ना कि सर आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, रिनाउंसमेंट का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग जो शेयर खरीदे या बेचे उसी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। शेयर में इन्वेस्टमेंट, इस राइट इशू वाला शेयर जो हमको रिनाउंस कर दिया जिसको हम, उस पर तो हम इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो वो इस अकाउंट में आएगा भी नहीं। चलो ठीक है, अगला डेट क्या आता है? 15 नवंबर। उस दिन क्या हुआ सर? सर उस दिन 25,000 शेयर हम बेच दिए 5 रुपया प्रीमियम पे, यानी 15 रुपया करके। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, हमको क्या काम करना है? हमको वर्किंग बनाना है एक छोटा सा, जिसमें हमको क्या करना है सर? हमको वो 25,000 शेयर का कॉस्ट और सेलिंग प्राइस लिखना है। आई रिपीट, वो 25,000 शेयर का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखना है और डिफरेंस प्रॉफिट निकाल लेना है। यही वर्किंग है खाली। बहुत जन बोलता है इस चैप्टर में बहुत वर्किंग है, हमको नहीं लगता इस चैप्टर में बहुत वर्किंग है। इस चैप्टर में हमको केवल एक ही वर्किंग पे ठीक से ध्यान देना है, प्रॉफिट निकालने पे। शेयर परचेज या सेल, डिबेंचर परचेज या सेल पे प्रॉफिट निकालने पे, वही वर्किंग करना है। तो प्रॉफिट निकालने का वर्किंग तो बचपन से सीखते आए हो, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना? बचपन से यही सीखते आए हो ना, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो वही तो कर रहे हो। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मारने वाला वर्किंग है? हम कितना में बेचा? 25,000 शेयर 5 रुपया प्रीमियम पे, मतलब 25,000 शेयर 15 रुपया करके बेचा इस शेयर। तो सेल प्रोसीड कितना हुआ? 25,000 इंटू 15, 3,75,000। तो देखो सेल लिख दिया 3,75,000।
कॉस्ट निकालने पे ही ध्यान देना है। तुम्हारे पास जिस दिन तुम शेयर बेचे, तुम्हारे पास जिस दिन तुम शेयर बेचे उस दिन कौन कौन सा शेयर है? 25,000 ओपनिंग वाला, 20 जून को 5,000 शेयर खरीदे, 16 अगस्त को 5,000 शेयर फोकट में मिला और 30 सितंबर को 10,000 शेयर खरीदे 1.5 लाख रुपया। 25,000 शेयर पहले से है जिनका कॉस्ट है 3,75,000। 5,000 शेयर तुम 20 अगस्त को खरीदे जिसका कॉस्ट प्राइस है 80,000 और 10,000 शेयर तुमको राइट इशू में मिला जिसका कॉस्ट है 1.5 लाख और 5,000 शेयर तुमको फोकट में मिला जिसका कॉस्ट है 0 रुपीज। यही तो 5 कैटेगरी के 4 कैटेगरी के शेयर है तुम्हारे पास, तो उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लो। देखो क्या किया ये लोग, 3,75,000 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000। देखो ये माइनस 10 कौन सा है? राइट अनाउंसमेंट वाला। माइनस 10 कौन सा है ये? राइट अनाउंसमेंट वाला कि फोकट में मिलने वाला डिविडेंड? सर फोकट में मिलने वाला। कौन सा? राइट अनाउंसमेंट की डिविडेंड? डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। 25,000 शेयर का कॉस्ट 3,75,000। 5,000 शेयर जो हम खरीदा 20 जून को इंटू 16 80,000 प्लस राइट शेयर खरीदा 10,000 15 रुपया करके तो 1.5 लाख माइनस किया 10,000, वो कॉस्ट को कम कर दे रहा है मेरा जो फोकट में डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय 45,000 शेयर। 25,000 पहले से था प्लस 5,000 खरीदा तो हुआ 30 प्लस 5 फोकट में मिला तो हुआ 35 प्लस 10,000 का राइट शेयर खरीदे हम तो 45। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 45,000 शेयर इंटू 25,000 शेयर बेचे तो 25,000 शेयर का कॉस्ट निकाल लो। तो टोटल कॉस्ट माइनस फोकट का डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट इज 45,000 इंटू 25,000 तो 3,30,556 मेरा कॉस्ट हुआ और हम 3,75,000 में बेचे हैं तो हम प्रॉफिट कितना कमाए? 44,444 का प्रॉफिट कमाए। बस अब इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो 15 नवंबर को पहले तो बाई बैंक लिखा, 15 नवंबर को क्रेडिट साइड में पहले बाई बैंक लिखा, सेल एंट्री 25,000 नंबर ऑफ शेयर बिका, 3,75,000 में बिका और डेबिट साइड में देखो 15 नवंबर को 2PL लिख के 44,444 का प्रॉफिट लिख दिया। यही लॉस होता तो बाई PL लिख देते क्रेडिट साइड में। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अब क्या करना है? अब बैलेंसिंग सीडी कर दो। यहाँ मार्केट वैल्यू दिया नहीं है कोई क्लोजिंग का, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू देखने का दरकार नहीं है, सिर्फ कॉस्ट को लिख दो बाई बैलेंस सीडी में और कॉस्ट निकालना तो आसान है, जैसे अभी निकाले हो वैसे ही निकालना है। तुम्हारे पास कितना शेयर बचा? टोटल 45,000 शेयर था, 25,000 बिक गया तो 20,000 शेयर बचे। तो जैसे अभी शेयर बिकने वाले का कॉस्ट निकाले थे वैसे ही शेयर बचा हुआ का कॉस्ट निकाल लो। 3,75,000 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 20,000 264,444 264,444 तुम्हारा बैलेंस सीडी का कॉस्ट होना चाहिए। तो यही बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे। हाँ, अगर यहां पर मार्केट वैल्यू देता और वो कॉस्ट प्राइस से कम होता तब फिर मार्केट वैल्यू पे कॉस्ट प्राइस लिखते और फिर इधर में बाई PL भी लिखते। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। आखिरी काम, तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर का कॉलम मैच हो गया, कॉस्ट का कॉलम मैच हो गया, डिविडेंड जो 50,000 तुमको तुम्हारे मेहनत का मिला, तुम्हारे हक का जो डिविडेंड मिला उसको कहाँ भेज देते हैं? उसको हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट मान के PL में भेज देते हैं। तो देखो 31 दिसंबर डेबिट साइड में 2PL लिख के 50,000 डिविडेंड कॉलम में, और अब PL बनाने बोला था तो PL में 10,000 का जो राइट अनाउंसमेंट का पैसा, 50,000 ये जो मेहनत का डिविडेंड है या मेरे हक का डिविडेंड है, और बाई PL जो शेयर में प्रॉफिट हुआ, तीनों चीज PL में भेज दी। तो तुमको यही बोला था इन्वेस्टमेंट अकाउंट और PL अकाउंट बनाना। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ, डिविडेंड और राइट इशू का कहानी। इसी में तुम्हारा बोनस इशू भी आ गया, सुधी तो तुमको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा उतना। अब आप लोगों का देख लेना। नहीं, अरे देखने में कोई बुराई नहीं है, बोल रहे
कि तुमको लॉजिकली यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। हाँ हाँ 21 नंबर होमवर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, एक ही सम होमवर्क दे रहे हैं 21 नंबर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। इसमें तीनों चीज किया, देख लो पहले सम्स का सिनॉप्सिस बोल देते हैं। तुम डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कियो, बॉन्ड में, मतलब तुम 2 कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कियो, एक एक्स लिमिटेड का एक सी लिमिटेड का, तो तुमको तीनों का लेजर बनाने बोला। तो ये एक सम बनाओ, तुम्हारा वापस एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा।